ने जवाब देना है ना एंड ऑफ द डे। तो ये जो ज़िंदगी के सारे रेले मेले लगे हुए हैं, खुशियाँ गम, हमने तो अल्लाह ताला को बताना है कि अल्लाह ताला जो आपने हमें सिस्टम दिया था, हम उसमें अपनी तरफ से पूरी हमने एफर्ट की है कि हम आपको राज़ी कर सकें। ये है ज़िंदगी का मकसद। वो जो एक सिंड्रेला स्टोरी है ना, हैप्पीली एवर आफ्टर, वो तो नहीं है, वो नहीं ना हम करें। और अक्सर तो स्टोरीज ख़त्म भी, शादी भी हुई है तो लिखा था हैप्पीली एवर आफ्टर। अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो असल जंग शुरू हुई है। उसके बाद मूवी बन नहीं सकती ना, वो तो कॉन्फ्लिक्ट शुरू रहते हैं। हैप्पीली एवर आफ्टर लिख के मूवी खत्म कर देते हैं। वो कैसे दिखाएंगे कि वो सिंड्रेला पोछा मारी है घर में और गोल रोटियां पका रही है और पसीने निकल रहे हैं और वो सारा, और हस्बैंड घर से थका हुआ, ऑफिस से थका हुआ आ रहा है, वो बेसिकली उससे पहले वो इंटरेस्टिंग नहीं है ना रियल लाइफ स्ट्रगल्स। ब्रो इसमें सबलिमिनल मैसेज क्या है कि योर लाइफ इज ब्यूटीफुल राइट बिफोर मैरिज। जो आपका रिलेशनशिप है ना, वो आपका असल ब्यूटी है। व्हेन दिस हैपेंस, उसके बाद आप जाने आप जाने। सो जैसे आपने बात की, द फर्स्ट पॉइंट इज वी शुड बी केयरफुल इन डिसाइडिंग हु टू गेट मैरिड और नॉट, और उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। हम सबसे बड़ी जो पहली गलती करते हैं, खैर ये पूरा टॉपिक है, हम इसमें भी नहीं जाएंगे, हम अभी मैरिज के अंदर आएंगे, कि आप जिससे निकाह कर रहे हैं, आपने देखा सही कि ये बेसिकली इसकी आईवी लीग से पढ़ा हुआ है और कॉर्पोरेट जॉब कर रहा है और 5 लाख कमा रहा है और घर माशाल्लाह F10 में बड़ा घर है, लेकिन ये नहीं देखा कि उसका अखलाक कैसा है, उसका अपने छोटे भाइयों से रवैया कैसा है, उसके दोस्तों से रवैया कैसा है, उसमें हैबिट्स कैसी हैं। बस ये चीज़ देखी कि इतना बजट हो तो हमने पैसों के हिसाब से तोलते हैं लोग। अच्छा, एक और बात भी है ना यहाँ पे, जो आप ये बात करें तो मैं फ्रॉम अ गर्ल्स पर्सपेक्टिव सोच रही हूँ कि कोई बच्चियाँ जो आपका प्रोग्राम देख रही हूँ तो वो कहेंगी वाई गेट इन टू सो मच हेडेक, ज़रूरत ही क्या है, मिट्टी पाओ छोड़ो, हम क्यों शादी करें, हम नहीं करते भाई, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम अपनी कमाई करेंगे, हम अपनी मर्जी से जहाँ दिल चाहता है जाएंगे, वी डोंट नीड मैन इन आवर लाइफ। अब ये भी एक देखें कि उसका एक रिएक्शन निकल आया ना, कि जब हम ये भी कह देते हैं कि भी बहुत सोच समझ के फैसला करना है, बाद में पोचा भी लगाना है, बाद में रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स भी हैं, लड़के भी आजकल यही फिर पेरेंट्स को कहना शुरू कर देते हैं। तो मुझे ना हमेशा से मेरे लिए इंस्पिरेशन शादी की जो होती है ना, वो सूरा रूम से आती है, जो आयत नंबर 21 उसमें है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वमिन आयातिही अन खलक़ा लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु इलैहा वजअला बैनकुम मवद्दा व रहमा। यानी 3 फैक्टर्स शादीशुदा ज़िंदगी में, ये 3 फैक्टर्स होते हैं, आ सकते हैं, उन पे वर्क किया जा सकता है, उनको वर्केबल प्लान में लाया जा सकता है। सुकून, इस वक्त हर शख्स सुकून चाह रहा है। दूसरी कोई चीज़ चाह रहा है, मोहब्बत, मवद्दा। तीसरी चीज़ रहमत, ब्लेसिंग्स हो, एक हम अच्छी ज़िंदगी गुजारे। तो वो जो आपका शुरू का सवाल था ना, आइडियल, अगर हम वाकई उसको डिफ़ाइन करना चाहें ना, तो ये 3 चीज़ें शादीशुदा ज़िंदगी में मिलती हैं अगर हम उन पैरामीटर्स को, उन स्टैंडर्ड्स को मैच करें। एग्जैक्टली। इसमें इवन जो अभी हम सिलेक्शन की बात कर रहे थे, जो नबी सल्लल्लाहु की हदीस है जिसमें उन्होंने 4 चीज़ों का जिक्र किया कि आप लीनिएज को देखते हैं, आप उसकी खूबसूरती को देखते हैं, आप उसके माल और उसकी दीन को देखते हैं, और दीन को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। अच्छा, इस पे भी कुछ काफ़ी लोग मैंने देखा है कि लोग दीन को देखते हैं, और दीन में ना उनका क्राइटेरिया बड़ा अजीब है। दीन में वो औरत के अंदर हिजाब और निकाब देखते हैं और मर्द के अंदर दाढ़ी देखते हैं, दाढ़ी और पांचे सही बात है। मतलब ये दीन का तो मतलब ये दीन नहीं है ना टोटल। दीन में अभी हमने जो पार्ट डिस्कस किए, इखलाक कैसा है, उसकी डीलिंग्स कैसी, पब्लिक डीलिंग्स जो मामलात है ना, आई थिंक दिस ये सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है उस इंसान के दीन पे कितना वो दीन पर है। इफ़ ही इज़ उसके जो जिन लोगों के साथ उठता बैठता है, उनके साथ मामलात में ऊंच नीच करता है, कहीं पे थोड़ी बहुत गड़बड़ है, उसका गुस्सा बहुत सवेर और वो फ़ौरन निकाल देता होता है, जहाँ उसको आता है कुछ लैंग्वेज पे कोई कंट्रोल नहीं है। दीज आर बिग बिग क्वेश्चन मार्क्स। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे खुर्रम ये बात भी है, वो जैसे हम कहते हैं ना कि हम असेस करते हैं अपने आप को ऑन आवर इंटेंशन और दूसरे को असेस करते हैं ऑन द एक्शन। हम कहते हैं मतलब मैंने तो अगर मुँह भी बनाया ना तो मेरी नीयत बड़ी साफ़ थी, तो दूसरा इंसान ना उसकी नीयत साफ़ नहीं हो सकती क्योंकि उसने ये एक्शन किया था। तो हस्बैंड वाइफ के कॉन्फ्लिक्ट में ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि हम प्रूव करते हैं कि मैं ज़्यादा सही हूँ, मुझे ज़्यादा आता है, मैं ज़्यादा अक्लमंद हूँ, और वो जो दूसरा मेरा स्पाउस बता रहा है ना, वो उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ है। मेरे पास तो अक्सर लोग जब कोचिंग के लिए भी आते हैं ना, तो वो 4 ही होती हैं ख़वातीन के, किसी तरह मैं उनके मियाँ को ना कोई टेलीपैथी से या कोई रिमोट कंट्रोल सिस्टम ऐसा हो कि उनको ठीक कर दूँ।
तो जब मैं उनको बताती हूँ कि इसमें आपको अपने आप को इन एरियाज में फिक्स करना होगा ना, तो बहुत उनको तकलीफ होती है कि आपको तो ह्यूमन राइट के लिए खड़ा होना चाहिए। वो तो ये भी चाहते हैं कि बस हम और आप मिल इकट्ठे हस्बैंड ये बातें करें और तो आप भी, मैं आपके पास ना हस्बैंड को लाऊंगी, आपने हस्बैंड सेट कर देना है। जैसे मैं कोई मैकेनिक हूँ, मैं कोई ना वो पेज कैसे हो, कोई नट लूजर जी बाजी ये आपके 500 रुपये हो गए, ये मैकेनिक है, ये बंदा ठीक हो गया। तो दिस इज़ नॉट द वे, राइट। और वो एक कहते हैं कि बिफोर चूजिंग लुक एट द कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि केमिस्ट्री कितनी मैच करी है आपकी। और उलमा कहते हैं कि वो जो है ना, जिसमें तुम 4 चीज़ें देखो, उसकी खूबसूरती, उसका नस्ल यानी उसकी लेगेसी कैसी है, प्रोजनी कैसी है, उसका माल और उसका हुस्न, उसका अखलाक, ये उसका दीन जो है। तो उलमा ये कहते हैं कि तुम पहले कंपैटिबिलिटी देखो और जब तुम्हें मिल जाए ना फिर उसमें दीन देखो। अगर दीन नहीं है तो यू विल बी रिजेक्टिंग द कंपैटिबिलिटी। और अगर तुमने दीन देखा किसी में लेकिन कंपैटिबल ना हुआ तो यू आर रिजेक्टिंग द दीन, राइट। फॉर एग्जांपल कोई अगर बंदा है जिसमें दीन है मगर कंपैटिबिलिटी नहीं है तो आप उसके दीन को रिजेक्ट कर रहे हो। लेकिन अगर आप किसी बंदे में कंपैटिबिलिटी है, आपसे मैच करती है, उसमें दीन नहीं है तो उसमें दीन ना होने वजह से आप उसे रिजेक्ट कर रहे हो। सो यू आर रिजेक्टिंग द कंपैटिबिलिटी नॉट द दीन। सो कंपैटिबिलिटी और दीन का ये कॉम्बिनेशन के साथ चलना ना बड़ा ज़रूरी है। और हम शादी की तैयारियाँ क्या हैं, व्हाट है शादी की तैयारियाँ? शादी की तैयारियाँ चल रही हैं जी, उसका मतलब है बेडशीट्स ले रहे हैं, फर्नीचर ले रहे हैं, कपड़े ले रहे हैं, सोना ले रहे हैं, बुकिंग हो रही है मार्केट की बड़ी से बड़ी। और दीन शादी की तैयारी में कुछ समझ लेना, ये एक कोइंसिडेंस होता है कि फ़लाँ चीज़ से मैंने सुन लिया था कि फ़लाँ टीवी प्रोग्राम लगा हुआ था, उसमें कोई लोग बात कर रहे थे ऐसे, तो कोइंसिडेंस से हम सीख रहे होते हैं। हालांकि असल जो इन्वेस्ट करना है अपने आप को शादी की तैयारी, असल ये है कि मैंने अपनी फैमिली सिस्टम को चलाना क्या है, मेरी ऑर्डर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। नहीं, उसमें तो अक्सर बताया जाता है तुम जाओगी ना अगले घर में सीधी हो जाओगी। हाँ बिल्कुल, तंग करी हो ना यहाँ पे, अब तुम्हें पता चल जाएगा। दोनों जगह लगता ही होता है। वो लड़के को कहते हैं कि इसको बीवी सीधी कर देगी, उसको कहते हैं उसको मैं ससुराल सीधा कर देगा। दोनों जब जाते हैं। और शादी के बाद स्टोरी ये होती है कि तुम बीवी के नीचे लग गए हो और लड़की को कहा जाता है कि तुम मियाँ को सीधा नहीं कर सकती, तुम उसको सीधा रखो। दोनों फैमिली से शायद यही ताने चल रहे होते हैं। अच्छा, वैसे मैं डॉक्टर आपसे भी पूछूंगा कि अगर आपसे मैं पूछूँ कि टॉप 3 थिंग्स, आपके पास भी काफ़ी सारे केसेस आपको डील करती हैं, 3 ऐसी प्रॉब्लम्स जो मैरिज में आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा कॉमन है इस वक्त। इनटॉलरेंस फॉर वन अनदर फ्रॉम बोथ साइड्स। फ्रॉम बोथ साइड्स इनटॉलरेंस बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आती है। दूसरा, ग्रेटिट्यूड की कमी नज़र आती है, शुक्रगुजारी नहीं है कि जो कुछ भी हम एक दूसरे को कर रहे हैं। और तीसरा, कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक नहीं है। यानी कई दफ़ा आप दोनों बात सही कर रहे होते हैं लेकिन वो एक दूसरे से जिस तरह कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ना, वो दुरुस्त नहीं होता। तो कई दफ़ा चैलेंजेस इतने बड़े नहीं होते हैं, बड़े चैलेंजेस भी हैं लेकिन मेजॉरिटी में हम देखते हैं इतने बड़े चैलेंज नहीं होते, लेकिन हमने उसको बहुत बड़ा बना दिया होता है। वो जैसे होता है ना कि एक छोटी सी चीज़ थी, आप उसको सही तरह नहीं हैंडल कर सके। और दूसरा ना, ये मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ कि एक होता है ना कि आप अक्सर लोग गूगल स्कॉलर्स भी बने हुए हैं ना, तो उससे हम वो जंक रीडिंग इतनी करते रहते हैं। अक्सर जब लोग आते हैं कोई आपसे सीखने के लिए तो उनको आपको एक टर्म भी बोलें तो वो कहते हैं हमने ये भी पढ़ लिया, हमने ये भी पढ़ लिया, हम ये भी आर्टिकल पढ़ते हैं, हम ये वाली साइट भी हमने ज्वाइन की है। मैं उनको कहती हूँ आपने अगर इतना कुछ ज्वाइन कर लिया और पढ़ लिया लेकिन आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पा रहे तो फिर क्या फ़ायदा हुआ ना। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये 3 चीज़ें जो है ना, इनकी बहुत कमी है। और इनकी फिर रूट में आ जाता है कि मैं ये समझती हूँ कि जो अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन वीक होता है ना, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा, जो खातून अभी करंटली उनकी शादी हो गई है और शी इज़ गोइंग थ्रू एन अब्यूसिव रिलेशनशिप, चाहे वो फिज़िकल है या वर्बल है, और उनके ख़िलाफ़ यानी और वो जॉइंट फैमिली भी रह रही हैं, सोने पे सुहागा, ठीक है, तो जॉइंट फैमिली में लेता है पूरा डिस्कशन हो सकता है। तो उनके लिए क्या सजेशंस हैं आपकी कि वो पास्ट में क्या क्या गलतियाँ थी जिनको रेक्टिफाई करें ताकि वो अपनी बेटियों को टीच कर सकें, और करंटली वो क्या कर सकते हैं? देखिए, इस्लाम भी बताता है और साइकोलॉजिस्ट भी बताते हैं, हर तरह के लाइफ कोचेस आपको बताएंगे, अब्यूज़ देयर हैज़ टू बी नो, एब्सोल्यूट नो एंड ज़ीरो टॉलरेंस फॉर अब्यूज़। लेकिन उसका वो तरीका नहीं होगा जो हमारी ना अक्सर टीवी ड्रामों में होता है कि वो किसी ने अब्यूज़ किया, अब आपने चपेड़ मार दी, फिर दूसरे ने फिर चपेड़ मार दी, फिर एक ने धक्का दे दिया। मतलब नहीं, आप उसको हैंडल करना नहीं सीख रहे ना। अब्यूज़ अगर आपके सामने होता है तो आप आराम से बैठते हैं और आप ठंडे दिल से सोचते हैं कि कौन से स्किल्स मुझे उसके लिए चाहिए, अब्यूज़ का साइकिल कैसा होता है, और आप फिर उनको बहुत अच्छे अंदाज में बताते हैं अपने स्पाउस को कि देखें, जो बात आई एम श्योर आपको कोई मेरी बात बुरी लगी है, वो जो आई लैंग्वेज होती है वो यूज़ करके आप बात करते हैं, असर्टिव तरीके से बात करते हैं, और आप कहते हैं कि वी कैन टॉक इन अ डिसेंट मैनर
विदाउट अब्यूजिंग ईच अदर। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप ये बात मुझे जो कह रहे हैं इस तरह से कह दें। इसी तरह से अक्सर ख़वातीन का ये मसला मैंने देखा है, क्योंकि बीइंग फीमेल्स ना हम इमोशनल होते हैं, हमें मान जाना चाहिए ना कुछ जो ट्रेड्स अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं फॉर अ पर्पस दिए हैं। मर्द जो होते हैं वो काफ़ी लॉजिकल होते हैं, ख़वातीन ज़रा इमोशनल होती हैं। तो अगर मर्द अब आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट है और मर्द कह रहा है कि बस कर दो बस कर दो, अब औरत के इमोशंस हाई हुए में कहती क्यों क्यों बस करूं, क्या कर लोगे क्या कर लोगे, तो कहते हैं अच्छा मारोगे, मार के दिखाओ। ठीक है, अब वो मार के दिखाओ तो वो अगर मर्द जो है उस वक्त अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएगा, मारेगा। अब ये खातून ये तो नहीं बताएगी जा कर के भी मैंने उसको दावत दी थी, वो ये कहेगी कि देखें वो मुझे मारता है। मेरे साथ हुआ है कई दफ़ा, मतलब केसेस ऐसे आते हैं जो कहते हैं देखें मेरे मियाँ ने यहाँ मुझे मारा। फिर जब मैं पूरी स्टोरी पूछती हूँ तो पता ये चलता है कि एक दो दफ़ा ऐसे भी केसेस थे कि जी एडिक्ट था हस्बैंड, और वो कह रहा है कि ठीक है मैंने दोबारा गलती से ये नशा कर लिया है और तुम अभी कमरे से चली जाओ या लेट मी गो, हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। वो कहती नहीं अभी फैसला करो तुमने किया क्यों है। फिर उसने मारना शुरू कर दिया बिकॉज वो नशे में है, उसको तो समझ नहीं आ रही। तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये बात समझनी चाहिए एक औरत के अंदर। ये अल्लाह ताला ने ये इसको विजडम दिया होता है, तरीका दिया होता है, बस वो अपने आप को डिग नहीं करती। मैं हमेशा कहती हूँ अक्सर ख़वातीन वो उस डायमंड की तरह हैं जो कि वो अभी अनकट है। तो शादीशुदा ज़िंदगी में ना आपको अपने आप को बहुत खूबसूरत कैरेट का डायमंड बनाना चाहिए कि आप उन मसले मसाइल को हैंडल कर सकें।